सब अंदर मीटिंग में बैठे थे। वरिष्ठ वशिष्ठ और आर्या दादा साहेब के साथ की चेयर पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने सरकार और बाकी सब बैठे हुए थे। बाहर काफी शोर हो रहा था। दादा साहेब ने हल्का सा खकारा तो सब उनकी तरफ देखने लगे। दादा साहेब ने कहा, जो कुछ भी विनायक ने किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। आज जो भी फैसला होगा उसके साथ ये भी घोषणा होगी कि विनायक को पार्टी से निकाला जा रहा है। उसका अब हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने एकदम से कहा, मगर दादा साहेब, विनायक को हम सब काफी समय से जानते हैं। वो आपके खिलाफ जाकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि इतना कहते हुए उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, किसी ने उसे फंसाया हो। आर्या ने सरकार की ओर देखा मगर कहा कुछ नहीं। दादा साहेब ने कहा, विनायक मेरी पीठ पीछे क्या करता है और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सरकार। उसने जो किया उसका भल वो भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा। खैर, अब जिस मुद्दे पर बात करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं वो बात कर लें। सरकार के साथ बैठे एक आदमी ने कहा, इस पर बात क्या करनी दादा साहेब, राणा साहब का तो पता नहीं अब कब उठेंगे। अगले साल इलेक्शन है, नवंबर बीत रहा है। इस वक्त हम सबको एक दमदार कैंडिडेट की जरूरत है और सरकार से बेहतर कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कोई और है। दूसरे आदमी ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आर्या तो अभी इलेक्शन लड़ नहीं सकती, फिर राणा साहब की जगह देने का फायदा भी उसे है नहीं। बलवीर ने कहा, आर्या इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि वो 25 की नहीं हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में उसे हम जगह भी नहीं दे सकते। राणा ने पार्टी दादा साहेब के साथ तब संभाली थी जब वो 23 का था। आर्या अगले साल 25 की हो जाएगी। आर्या अगले साल 25 की हो ही जाएगी। दादा साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इलेक्शन के लिए भले ही हम सरकार का नाम सुझा कर सकते हैं, मगर पार्टी में राणा की जगह आर्या को देने में कोई बुराई नहीं है। उस आदमी ने दोबारा कहा, दादा साहेब, बाहर जनता का रुझान तो देखिए। सबका यही मानना है कि ये कुर्सी के लिए एक दमदार मर्द का होना जरूरी है। किसी बच्ची के बस की बात नहीं है राणा साहब की जगह ले पाना। वरिष्ठ ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं, ये बच्ची राणा साहब की ही औलाद है। सरकार ने कहा, राजनीति खून में नहीं होती बच्चे, उसके लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। तभी आर्या ने कहा, मैं कुछ कहना चाहूंगी। सभी उसकी तरफ देखने लगे। आर्या ने कहा, मेरे ख्याल से दादा साहेब, सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने चौंक कर आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कहा, बाबा कभी नहीं चाहते थे कि हम में से कोई राजनीति में जाए, और जैसा कि सरकार ने कहा, राजनीति खून में नहीं होती और मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हूं। तो अगर मैं राजनीति में आ भी गई तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस पार्टी के लिए कुछ कर पाऊंगी। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। दादा साहेब ने कहा, मगर आर्या, हम चाहते थे कि। आर्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, दादा साहेब, मैं जानती हूं, पर इस वक्त मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारी है। वरिष्ठ और वशिष्ठ के साथ मिलकर मुझे कंपनी को दोबारा स्टेबल करना है, मेडिकल हाउस पर लगे इल्जाम को हटाना है। राजनीति में आने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बलवीर ने कहा, आर्या, हम तुम्हारी बात समझते हैं, ठीक है, अगर तुम नहीं तो। इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। तुम्हारे दो भाई भी हैं। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने चौंक कर बलवीर की तरफ देखा। सरकार के साथ बैठे आदमी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अब एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे हमारी बराबरी में बैठेंगे? अरे ये तो राणा साहब के कुछ लगते भी नहीं। आर्या ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम लगाओ। मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द भी कहने से पहले एक बात समझ लेना, तुम्हारे सामने राणा साहब नहीं, मैं बैठी हूं। बाबा दादा साहेब का ख्याल करते थे, इसलिए तुम्हारी हर बकवास झेल लेते थे। पर इतना कहकर आर्या ने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और कहा, मुझ में पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही मुझे माफी देना आता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अगर मेरे परिवार के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो उसे मैं जिंदा गाड़ दूंगी, यहीं इसी वक्त। वो आदमी चुपचाप बैठ गया। आर्या की तरफ देखते हुए सब चुपचाप बैठ गए। आर्या ने सबकी तरफ देखा और फिर कुर्सी की तरफ पीछे होती हुई कहने लगी, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर गैंग अभी भी मेरे अंडर है। मैं दादा साहेब की पार्टी का तो हिस्सा नहीं हूं, पर उनके गैंग का हिस्सा हम अभी भी हैं। तो जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। लड़की हूं तो कुछ भी बोल दोगे या बच्ची समझकर मुझे डरा दोगे, गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि लोगों को मारना तुम लोगों का काम होगा, मेरा शौक है। समझ में आया? इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा,
अगर तुम लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये तुम्हारा फैसला होगा और तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम लोगों के साथ हूं। वरिष्ठ और वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। वरिष्ठ ने कहा, दादा साहेब, हमें भी अपनी बहन की तरह कोई दिलचस्पी नहीं है, हम भी आर्या के फैसले की इज्जत करते हैं। वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल दादा साहेब, इस वक्त हम तीनों के ऊपर और भी कई जिम्मेदारी हैं, तो इस समय पॉलिटिक्स ज्वाइन करना सही नहीं होगा। दादा साहेब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। सरकार को पार्टी में राणा की जगह दे दी जाएगी। सरकार और उसके आदमी खुश हो गए। सरकार ने अपने आदमियों को इशारा किया। उसने इशारा पाकर सिर झुकाया और बाहर चला गया। ये देखकर आर्य ने वशिष्ठ की तरफ देखा। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और वो भी बाहर चला गया। आर्य सरकार की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। सरकार का आदमी बाहर आया और उसने फोन लगाया। फोन पिक होते ही उसने कहा, अपने आदमियों को लेकर यहां से चले जाओ, अब तुम, काम हो गया है। आर्य ने स्टेप बैक कर लिया है। अब हंगामा करने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम लोग जाओ यहां से। उस आदमी ने इतना कहकर फोन काटा और दोबारा अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वशिष्ठ दीवार की ओर से निकला। उस आदमी को अंदर जाते देख वशिष्ठ मुस्कुरा दिया और उसने खुद से कहा, रिस्क उठा, नाम बना। हमने अंधेरे में तीर चलाया और वो तीर सही निशाने पर लगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से गन बनाई और मीटिंग हॉल के दरवाजे से उस गन से निशाना लगाया और मीटिंग हॉल के दरवाजे से उस गन से निशाना लगाकर गोली चला दी। फिर उसने अपनी उन दोनों उंगलियों को होठों के पास ले जाकर फूंक मार दी। फिर उसने फोन लगाया। फोन पिक होते ही उसने कहा, हेलो, तुम बाहर ही हो ना? गुड, काम शुरू कर दो। यहां सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अब दूसरा स्टेप पूरा करने की बारी आ गई है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और फिर मुस्कुरा दिया। मीटिंग के बाद सब बाहर आ गए। सरकार के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। बाहर स्टेयर्स पर एक छोटा सा स्टेज लगा हुआ था, जहां स्टैंड पर माइक लगा हुआ था। उन्हें देखते ही सब नारे लगाने लग पड़े। दादा साहेब ने आर्या को इशारा किया। आर्या स्टैंड के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़ दिए। सब कुछ देर बाद शांत हो गए। आर्या ने कहना शुरू किया, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं जानती हूं कि आप सब बाबा को दिल से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, मगर तब तक के लिए बाबा की जिम्मेदारी लेने के लिए हम सबको किसी ना किसी की जरूरत है, कोई ऐसा जो दिल से सारी जिम्मेदारी को अच्छे से संभाले। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक कदम पीछे हट जाऊं। ये जिम्मेदारी मुझसे बेहतर सरकार ठाकुर संभाल सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी और आप सबकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सरकार मुस्कुरा दिए। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो वो माइक की तरफ बढ़ा, मगर तभी जनता में बुरी तरह हलचल मच गई। कुछ लड़के नारे लगाते हुए आगे आ गए। सब के सब उस तरफ देखने लगे। एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, हमें राणा साहब की जगह आप चाहिए। आप हमारे लिए छोटे राणा साहब हैं और आप ही हैं जो इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। सरकार ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। दूसरे लड़के ने कहा, आप एक यूथ आइडल हैं, हमें कोई ऐसा चाहिए जो यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अगर आप पार्टी में नहीं होंगी तो हम भी इस पार्टी को छोड़ देंगे। वी वोट आर्या। इतना कहकर उसने वी वोट आर्या के नारे लगाना शुरू कर दिए। एक और ने कहा, दादा साहेब, आप राणा साहब और हमें धोखा नहीं दे सकते। राणा साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। सरकार गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसके आदमी ने उसे रोक लिया। सब के सब वी वोट आर्या के नारे लगाने लगे। धीरे धीरे सारी जनता भी वही नारे लगाने लगी। आर्या सारी जनता की तरफ देख रही थी। जनता भड़क रही थी पार्टी के फैसले पर। वरिष्ठ और वशिष्ठ पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। दादा साहेब ने मौके की नजाकत देखी और माइक के पास आए और उन्होंने दोनों हाथों को उठाकर सबको शांत करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गए। दादा साहेब ने कहा, हम आपके जज्बातों को समझते हैं। हमें भी राणा साहब से उतना ही प्यार है जितना आपको है। इसीलिए हम आर्या को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हम तो उन्हें नहीं मना पाए, पर आप उन्हें मना सकते हैं। सब आर्या आर्या चिल्लाने लगे। आर्या ने एक गहरी सांस ली और माइक की तरफ बढ़ी। सरकार बुदबुदाने लगा, नहीं आर्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आर्या ने माइक के पास आकर कहा, जैसा जनता का फैसला। दादा साहेब मुस्कुरा दिए। सरकार का चेहरा फक पड़ गया। पूरी जनता ने हल्ला मचा दिया। इसी शोर के बीच आर्या सरकार के पास पहुंची। सरकार जनता की तरफ देख रहा था। आर्या ने भी जनता की तरफ देखते हुए कहा, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। सरकार ने आर्या की तरफ देखा।
आर्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्ही ने कहा था ना, जंगल में आग भड़काने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। मैंने वही किया। जैसे ही तुमने अपने आदमी जनता की भीड़ से निकाले, मैंने अपने कुछ आदमियों को जनता के बीच डाल दिया। बस उन्होंने कुछ बातें कहीं और सारी जनता हमारी तरफ हो गई। सरकार ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे आदमी भीड़ में हैं? तुम वही पुरानी चालें मुझ पर चल रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी ही चाल तुम्हारे खिलाफ चली। हाँ, हमें बस एक डर था कि तुम अपने आदमियों को बाहर निकालोगे या नहीं, पर तुमने वही किया। हमने एक रिस्क लिया और नतीजा तुम देख रहे हो। सरकार ने कहा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे खिलाफ कितने लोग हैं? आर्या ने कहा, वेल, टू मेनी हेटर्स, नो प्रॉब्लम, आई किल। आई नो दैट हेटर्स वांट टू स्टॉप मी, बट आई रियली डोंट केयर बिकॉज यू कांट कंट्रोल माई शिट। सरकार ने गुस्से में उससे कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत बड़ी। मेरी नफरत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले, लिव अ लाइफ, गुड लक। इतना कहकर वो चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी उसके पीछे चले गए। टीवी पर खबर आ रही थी, जनता के दबाव की वजह से दादा साहेब ने पार्टी में राणा साहब के रिप्लेसमेंट के फैसले को बदला। हंगामे के बीच फैसले को बदलते हुए राणा साहब की कुर्सी उनकी बेटी आराध्य राणा, जो कि आर्या के नाम से मशहूर है, उन्हें मिली। जनता के रुझान को देखकर साफ कहा जा सकता है कि मेडिकल हाउस पर चल रहे केस के बावजूद जनता का प्यार राणा साहब के लिए कम नहीं हुआ है। और अभव सिम्हा ने टीवी बंद कर दिया। आद्विक ने कहा, यह लड़की मुझे हर दिन एक नया सरप्राइज दे रही है। अभव सिम्हा ने आंखें बंद कर ली और सोफे पर सिर टिका दिया। प्रथम ने कहा, यह आर्या अच्छी तरह से जानती है कि वो आग से खेल रही है, जरा सी गलती और पूरा कुनबा खाक, फिर भी मैं उसके चेहरे पर डर नहीं देख पा रहा हूं। आद्विक ने कहा, वो जानती है कि इस सब में उसकी जान को कितना बड़ा खतरा है। अभव सिम्हा ने एकदम से आंखें खोल दी और कहा, जान का खतरा मतलब? आद्विक ने कहा, मतलब क्या, यहां पर भाई भाई का नहीं होता, तो आर्या तो फिर भी उन सब के दुश्मन की बेटी है। प्रथम ने कहा, यह बात तो तुम भी जानते हो कि राणा साहब पर जो हमला हुआ उसके बारे में हम भी नहीं जानते थे कि वो किसने किया। पर तुम खुद सोचो, हमला तब हुआ जब उन्होंने इलेक्शन के लिए नाम दिया, तो जिन्होंने भी हमला करवाया था वो लोग आर्या को भी नहीं छोड़ेंगे। अभव सिम्हा सोच में डूब गया। यह सच था कि अभव सिम्हा ने मेडिकल हाउस पर रेड पड़वाने में मदद की थी, पर हमले के बारे में वो भी नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद उसने चिढ़कर कहा, आयश, ये जिद्दी लड़की किसी की नहीं सुनती। प्रथम और आद्विक मुस्कुरा दिए। अभव सिम्हा ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, मुस्कुराना बंद करिए। आप ही लोगों ने कहा था कि मैं आर्या के बारे में दोबारा सोचूं। मैंने सोच लिया है। अब आप मुझे बताइए कि मैं उसे अपने बाप के रास्ते पर चलने से कैसे रोकूं। आद्विक ने कहा, साफ साफ कहो ना कि तुम उसे रोकना नहीं बचाना चाहते हो। आद्विक ने उसे घूरा। उसने फोन उठाकर कुछ देर बात की और फिर फोन काटकर अभव सिम्हा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा काम हो गया? अभव सिम्हा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आद्विक ने कहा, कैसे? प्रथम मुस्कुरा दिया। आर्या अपने रेस्टोरेंट पहुंची। वरिष्ठ और वशिष्ठ उसके साथ थे। अंदर वेटर और रिसेप्शनिस्ट थे। वो तीनों अंदर पहुंचे तो सब उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। वो तीनों भी मुस्कुरा दिए। वेटर ने अंदर की तरफ इशारा किया। उन तीनों ने सामने देखा तो अधिराज उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगा। वो तीनों उसकी तरफ बढ़ गए और उसके पास जाकर बैठ गए। अधिराज ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तो ये वो रेस्टोरेंट है जहां तुम लोगों को लाकर मारते हो? आर्या ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा कि हमने तुम्हें यहां बुलाया? अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? न मैंने कोई लड़ाई छेड़ी है, न किसी को तंग किया है। आर्या मुस्कुरा दी। वशिष्ठ ने कहा, वैसे आज के लिए थैंक्स। तुम नहीं होते तो आज हम सक्सेस नहीं होते। अगर तुम अपने पापा का प्लान हमें नहीं बताते तो हम अपना प्लान तैयार नहीं कर पाते। अधिराज ने कहा, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। वो गलत कर रहे हैं। जो हुआ सब गलत हुआ। मैं बस सब सही करना चाहता हूं। वैसे मानना पड़ेगा, तुम तीनों का प्लान काफी सही था। वरिष्ठ ने कहा, तुम्हारे भेजे लड़के काफी तेज थे। दो ही बातों में उन्होंने जनता की साइड आर्या की तरफ कर दी। अधिराज हंस दिया। फिर उसने कहा, मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूं। उन तीनों ने उसकी तरफ देखा। अधिराज ने कहा, कल जब मैं पापा का प्लान सुन रहा था
तो मैंने उन्हें किसी को बॉस कहते हुए सुना। वो किसी को बॉस बोल रहे थे। आर्या ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। अधिराज ने कहा, इस बारे में तुम लोगों को कुछ पता है? उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ गहरी नजरों से देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। अधिराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने भी पहली बार ये नाम सुना है, पर इतना तो तय है कि ये बॉस जो कोई भी है, मेरे पापा और उनके हर गुनाह के पीछे उसी का हाथ है। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ तीनों चुपचाप बैठे रहे। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने सारा सामान टेबल पर से नीचे फेंक दिया। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो स्क्रीन पर बॉस का नाम शो हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और कहा, बॉस। सामने से भारी आवाज में बॉस ने कहा, मैंने कहा था ना, उस लड़की को बेवकूफ समझने की भूल मत करो। तुम्हारी आंखों के सामने से वो पार्टी की कुर्सी ले गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। विनायक तो बेवकूफ था ही, तुम भी उसी रास्ते पर चल दिए। सरकार ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझसे सच में गलती हो गई। बॉस ने कहा, तुम्हारी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे जरूरत है तुम्हारी, वरना तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। तुम्हारी गलती को कवर अप कर दिया है मैंने। कल तक हमारा मोहरा उस लड़की तक पहुंच जाएगा, और अब कोई और गलती हुई तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सरकार ने फोन की तरफ देखा और फिर फोन को पटक दिया। उसने अलमारी से सारी बोतलों को नीचे फेंक दिया। तभी अधिराज अंदर आया। उसने सरकार को सामान फेंकते हुए देखा। उसने तुरंत सरकार को पकड़ लिया और फिर कहा, पापा क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, क्या हो गया है आपको? सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वो पित्ते भर की लड़की, उसकी वजह से एक बार फिर मेरा सपना चकनाचूर हो गया। पहले उसका बाप, अब उसकी ये लड़की। उसने आज मेरा सपना फिर से छीन लिया। अधिराज ने कहा, पापा मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सरकार उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, कैसे सब ठीक हो जाएगा? बताओ मुझे, कौन करेगा ठीक, बताओ। अधिराज मुस्कुरा दिया। सरकार ने हैरानी से उसे देखा और फिर कहा, तुम कुछ कह रहे हो अधिराज? अधिराज ने कहा, आप सरेआम दुश्मनी ले चुके हैं, इसलिए सबकी नजर आप पर है, पर मैं आपसे अलग हूं। मैंने उनसे दोस्ती कर ली है पापा, और उसी दोस्ती का सहारा लेकर मैं सब ठीक करूंगा। आर्या का मुझ पर भरोसा, वही मुझे आपके सब सपनों को हासिल करने में मदद करेगा। सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो। अधिराज मुस्कुरा दिया। आर्या अपने ऑफिस में फाइल देख रही थी कि तभी उसने कुछ शोर सुना। उसने सिर्फ फाइल पर से उठाया ही था कि अभव सिमा अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे अदिति भी आ गई। आर्या ने अभव सिमा की तरफ हैरानी से देखा। अदिति ने कहा, आर्या, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये जबरदस्ती घुस गए। आर्या ने अभव सिमा की तरफ देखा और फिर कहा, क्या कर रहे हो तुम? ये घर या पुलिस स्टेशन नहीं है तुम्हारा कि जब मर्जी घुस जाओ। मेडिकल हाउस और घर पर रेड मारकर मन नहीं भरा कि तुम यहां भी आ गए? अभव सिम्हा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अभव सिम्हा ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्या ने वो पेपर लिया और पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद आर्या ने हैरान होकर अभव सिम्हा की तरफ देखा। अभव सिम्हा ने कहा, तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने के बाद और राणा साहब पर हुए हमले को देखते हुए तुम्हारी पार्टी ने तुम्हारे लिए एक ऑफिशियल सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारा ऑफिशियल सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया है आज से। आर्या ने एक गहरी सांस ली।